हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि मुझे कौन से समय पे एनास्ट्राजोल यूज़ करना चाहिए, विच इज़ अ अरोमाटेज इनहिबिटर। अरोमाटेज इज़ अ एंजाइम। और ये बोला था कि मुझे नॉल्वाडेक्स यानी टेमोक्सिफेन सिट्रेट कब यूज़ करना चाहिए। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो ये देखे तो उसको कुछ समझ में आएगा। और मेरा काम है मेरा नॉलेज बांटना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही पूरा नॉलेज है, मैं सीख रहा हूँ। आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको जो भी मुझे पता है वो मैं बताता हूँ। टेमोक्सिफेन सिट्रेट, सबसे पहले इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, बट मैं वापस बोलता हूँ। टेमोक्सिफेन सिट्रेट जो है वो एक कंपिटिटर है ईस्ट्रोजन का। उसको बोलते हैं SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यानी वो ईस्ट्रोजन के साथ दौड़ लगाता है उसके रिसेप्टर को अटैच होने में। यानी ईस्ट्रोजन एक्टिवेटेड कब होगा, जब वो अपने रिसेप्टर को अटैच करेगा, तब उसकी एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये जो है, ये अपने चेस्ट का जो रीजन है, पूरा चेस्ट का, ये चेस्ट के रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव पाया गया है। तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट जो है हमारे चेस्ट में, जो ये बेसिकली हमारे निप्पल है, उसके जो बाजू में जो रिसेप्टर्स होते हैं ईस्ट्रोजन के, वो उसको वहाँ पे अटैच कर लेता है। तो ईस्ट्रोजन वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है कि गायनेकोमास्टिया जो है, जो मैन बूब्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर को ये तकलीफ होती है हार्मोनल इम्बैलेंस से, तो वो अवॉइड होती है। अब इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि ये हमारा प्रोटेक्ट करता है हमको गायनेकोमास्टिया होने से। और ये लंबे टाइम तक लिया जा सकता है, बॉडी बिल्डर इसको लंबे टाइम तक लेते हैं। उससे बोन की हेल्थ और बाकी किसी हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होता है, फर्टिलिटी पे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। एक माइनस पॉइंट है ये है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ेगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने वाला एक हार्मोन है। तो जब टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेगा ना, तो वो यूज़लेस हो जाएगा, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी। तो उसके लिए जब भी हम नॉल्वाडेक्स लेते हैं, यानी टेमोक्सिफेन सिट्रेट, तो उस समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमको सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम करने के लिए कोई भी ऐसा उसका इनहिबिटर लेना चाहिए जो मास्टेरॉन या तो फिर मेस्टेरोलोन यानी प्रोविरॉन या मास्टेरॉन, जो भी दो में से कोई भी एक। प्रोविरॉन ओरल होता है, मास्टेरॉन जो होता है वो इंजेक्टेबल होता है। तो ड्रोस्टेनोलोन प्रोपेनेट बोलते हैं उसको, वह प्रोपेनेट ईस्टर है। तो ये दो में से एक जनरली वो लेना पड़ता है, क्योंकि वो लिया तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होगा। अब जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होगा तो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो अभी एक और चीज़ होगी, अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम। अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम क्या करती है, ये टेस्टोस्टेरोन को डायड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुपर हिट चीज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मिस कर जाते हैं लोग, वो है अरोमाटेज। अरोमाटेज इटसेल्फ, अरोमाटेज भी एक एंजाइम है। एंजाइम का काम है ऑल्टरेशन कर देना। तो जब अरोमाटेज के कांटेक्ट में टेस्टोस्टेरोन आएगा तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईस्ट्रोजन में। अगर वही टेस्टोस्टेरोन अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम के कांटेक्ट में आया तो क्या बनेगा, डायड्रो टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है कि अगर आदमी ने नॉल्वाडेक्स लिया, उसके बाद उसने प्रोविरॉन लिया, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन उसका कम हो गया। अब उसका फ्री टेस्ट लेवल ज़्यादा है, तो फ्री टेस्ट लेवल क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ तो करेगा। तो एक टाइप तो वो ईस्ट्रोजन उसके एंड्रोजन रिसेप्टर्स में जाके अपना काम करेगा। और जो क्योंकि वो फ्री बैठा है, तो ऑफ कोर्स उसको ये जो भी एंजाइम्स है वो भी उसको अटैच होने के चांसेस हैं। तो कौन सी एंजाइम्स उसको अटैच हो सकती है,
अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम, जो उसको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में प्रोड्यूस करेगी, जो ज़्यादा पोटेंट है, जो मैस्कुलिनिटी ज़्यादा लेवल पे देता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बात आती है, जैसे अरोमाटेज की बोला, तो अरोमाटेज उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, तो ये नहीं होने देने के लिए अरोमाटेज इनिबिटर भी लेने पड़ते हैं। तो अरोमाटेज इनिबिटर उस हिसाब से लेने चाहिए जो जिससे ये सिचुएशन क्रिएट ना हो कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना हो। तो जनरली 3 mg पर वीक या 2 mg पर वीक एनेस्ट्राजोल या 2.5 mg पर वीक लेट्रोजोल, ये डोजेज के आजू बाजू में लोग लेते हैं नॉल्वाडेक्स 20 mg लेने के बाद। यानी वो टेमोक्सिफेन सिट्रेट 20 mg रेगुलरली लेने के बाद 2.5 mg पर वीक लेट्रोजोल यानी आधा टुकड़ा करके एक मंडे एक थर्सडे ऐसा खाते हैं। तो अभी इससे क्या होगा कि हम है ना फनलिंग कर रहे हैं कि जितना भी फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसका काम क्या होगा, अपने अपने एंड्रोजन रिसेप्टर्स के पास जाओ, वो उसको अटैच हो, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ेगा, मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी, वो चीज़ें होंगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा, जितनी भी एंजाइम है वो एक्टिव होती है, वो ढूंढ रही होती है, भूत प्रेत की तरह होती है, तो वो ढूंढती है कि वो बोले अरे ये टेस्टोस्टेरोन मिल गया, चलो इसको अटैच कर दो, इसको अटैच कर दो, तो मैं अभी इसको परिवर्तित कर दूंगी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, वो भी अच्छी बात है, वो शक्तिशाली बन जाएगा टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ये अरोमाटेज वाला जो किस्सा है वो बहुत डेंजरस है। तो जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो छक्का बना देता है, अगर वो कम कर दिया तो फ्री टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर उसको ये 3 चीज़ का फनलिंग करना भी ज़रूरी। तो इसके लिए टेमोक्सिफेन सिट्रेट ज़रूरी है और उसके साथ अरोमाटेज इनिबिटर भी ज़रूरी है, और उसके साथ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम करने वाला मेस्टेरोलॉन यानी प्रोविरॉन वो भी ज़रूरी है। क्या होता है, इसके लिए स्टेरॉइड लेना नहीं चाहिए, ये हमारे सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, लॉन्ग रन में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे ये शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है। और दोस्तों ये था डिफरेंस और क्यों और वाई। तो इसमें एक और बात पूछी थी, एक और क्या बात पूछी थी, मैं देखता हूँ इसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड। उन्होंने क्या बोला था मुझे, सर वांट टू नो अबाउट प्रोविरॉन, एनेस्ट्राजोल, फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड, हाँ देखो, अब ये फिनास्टेराइड क्या है, फिनास्टेराइड जो है वो अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम का इनिबिटर है, यानी उसको कत्लेआम कर देगा। अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। अब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में अगर कन्वर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो गया और ज़्यादा लंबे स्पैन के लिए हो गया तो हमारे जो बॉडी में हमारा प्रोस्टेट है वो प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा, तो पेशाब करने में दिक्कत आएगी, और उससे प्रोस्टेट कैंसर तो बहुत लेटर स्टेज है, बट प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, वैसा बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है इतना, यानी इस हद तक नहीं जाती बात। बट वो कोई लोग फिनास्टेराइड लेते हैं, बट मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिनास्टेराइड नहीं लेना चाहिए। फिनास्टेराइड, हाँ, ये जो DHT लेवल बढ़ता है तो उससे एक और माइनस पॉइंट है, हमारे बॉडी में सेबम का प्रोडक्शन बढ़ता है। सेबम यानी क्या है, जो हमारे पोर्स, जो बाल जो उगते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र के अंदर सेबम नाम का एक लिक्विड तैयार होता है, जो gooey लिक्विड होता है, और वो सेबाशियस ग्लैंड बनाती है। सेबाशियस ग्लैंड ये सभी छिद्रों में होती है, तो ये सेबाशियस ग्लैंड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि वो कचरा जमा हो गया और पोर बंद हो गए, और उस पोर बंद होने के कारण से वहाँ पे बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन हुआ, और उसके कारण से फिर वहाँ पे पिंपल्स होते हैं। तो ये पिंपल का इनडायरेक्ट रीज़न है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जनरली इसकी मात्रा जो होती है 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो उससे ज़्यादा अगर उसकी मात्रा गई, 2000 के ऊपर गई तभी होता है, तो उससे पहले नहीं होता है। तो 2000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर अगर खून में पाया गया तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी 1100-1200 में कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये फिनास्टेराइड, और उसका बड़ा भाई है डूटास्टेराइड। डूटास्टेराइड भी वही काम करता है, अल्फा 3 रिडक्टेज एंजाइम को वो डीएक्टिवेट करता है, इनिबिट करता है।
तो डूटास्टेरॉइड जो है वो भी वही करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट होने में रोकेगा। टेस्टोस्टेरोन विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू DHT, ये उसका काम है डूटास्टेरॉइड या फिनास्टेरॉइड का। डूटास्टेरॉइड 0.5 mg में आती है, फिनास्टेरॉइड 1 mg भी आती है, 5 mg भी आती है। तो अब हाँ, मैंने वो सभी सवाल का जवाब दे दिया तो मेरे व्यूअर को। और दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूँगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।